नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ अजय प्रकाश। आज मैं बात करूँगा कुछ सरकारी आंकड़ों के बारे में, जिनको मोदी सरकार हम सबको यानी कि आम नागरिक को बार-बार सुनाती रहती है। अब चाहे ये आंकड़े या डेटा हमारे मतलब के हों या नहीं हों, लेकिन हम लोगों को सुनना तो पड़ता ही है। केवल सुनना नहीं पड़ता, इसको सेलिब्रेट भी करना पड़ता है, एक जश्न भी बनाना होता है। अब मोदी जी हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो ऐसा कर ही रहे हैं, जो आज तक किसी ने किया नहीं है। उदाहरण के तौर पर आज मैं बात करूँगा भारतीय इकोनॉमी के बारे में। अभी पिछले साल ही हमारी इकोनॉमी या जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर्स को पार कर गई, जिससे हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए थे। इस अचीवमेंट को, इस माइलस्टोन को मोदी जी पिछले पूरे साल हर सार्वजनिक सभा में ये बोलते आए हैं। और अब जीडीपी के प्रोजेक्शंस देने में, यानी कि आने वाले सालों में कितनी बड़ी हम इकोनॉमी बन जाएंगे, इसमें एक होड़ सी लग गई है। हर कोई और कोई भी इस बारे में कमेंट करने लगा है। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर हम पहुंच जाएंगे 2025 तक। फिर हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन जी, वो भी पीछे क्यों रहे, उन्होंने भी ये कमेंट दे दिया कि हम आने वाले 7 साल में 7 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएंगे। और इधर आरबीआई गवर्नर कहते हैं कि हम 2027 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। और अभी एक रिपोर्ट आई है अर्नस्ट एंड यंग की तरफ से, ईएनवाई की तरफ से, इंडिया एट 100, जिसके आंकड़े सुनकर आप भी खुश हो लीजिए। वो कहते हैं कि हम 100 आज़ादी के 100 साल यानी कि 2047 तक हमारी इकोनॉमी 26 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी और हम एक विकसित देश बन जाएंगे। अब इस रिपोर्ट को रिलीज किया था हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। जी हाँ, रेल मंत्री ने इसको रिलीज किया था, ना कि वित्त मंत्री ने। अब बीजेपी के अन्य पदाधिकारी या मंत्रीगण भी पीछे कैसे रहे। राजनाथ सिंह ने अभी कल परसों एक स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे रिच कंट्री, सबसे अमीर कंट्री बन जाएगा 2047 तक। यानी कि हम जीडीपी हमारी 26 ट्रिलियन होगी और हम सबसे अमीर देश बन जाएंगे। राजनाथ सिंह जी का ये बयान मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जीडीपी का साइज या इकोनॉमी का साइज किसी भी देश का गरीब होना या अमीर होना, इसका इससे कोई कोरिलेशन है ही नहीं। और दूसरी चीज ये है कि पब्लिक को जीडीपी के साइज से क्या लेना देना है। और वैसे भी हम लोगों के लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि संपत्ति का वितरण हमारे देश में बहुत ही स्क्यूड है, एक तरफिया है। हमारे जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, वो देश की 50% से ज्यादा संपत्ति उनके पास है। और जो सबसे गरीब हैं, 60% लोग, उनके पास देश की संपत्ति का 4.7% ही उनके पास है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी से आगे निकल गई। आप सब लोग तो लंदन या यूके तो गए ही होंगे, क्या आपको नजर आता है कि हम लोग यूनाइटेड किंगडम से बेहतर हो गए हैं? और असलियत तो ये बनी हुई है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कि हमारे देश की 25 से 30% जनता अत्यधिक गरीब है, बिलो दी पावर्टी लाइन। उनको रोटी, कपड़ा, मकान, पीने का पानी, ये सब उपलब्ध नहीं है। अमीर ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो चलिए अब इन इकोनॉमी के साइज के आंकड़ों को थोड़ा नजदीकी और बारीकी से देखते हैं। तो सवाल यही है, जब हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचेगी या 7 पहुंचेगी या 26 पहुंचेगी, तो मेरे और आपको क्या फर्क पड़ेगा? क्या हम वाकई में अगले 10, 20, 50 सालों में एक अमीर देश बन जाएंगे? क्या यहाँ से गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, गरीब लोग भी अमीर बनेंगे? तो ये सब समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जीडीपी होती क्या चीज है।
जीडीपी के 4 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है प्राइवेट कंजम्पशन, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी खरीदारी होती है, जैसे हम लोग गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज खरीदते हैं, या कोई भी कंपनी जो खरीदारी करती है गुड्स और सर्विसेज की, वो सब कुछ प्राइवेट कंजम्पशन में जोड़ दिया जाता है। दूसरा कंपोनेंट है सरकारी कंजम्पशन, यानी कि गवर्नमेंट कंजम्पशन। इसमें सरकार जो खरीदारियां करती है वो सारा जुड़ता है। इसमें सरकार की सैलरीज वगैरह सारे खर्चे इसमें जुड़ते हैं। सरकारी कंपनियों में जो प्रोडक्शन होता है वो सारा जुड़ जाता है। तीसरे स्थान पर आता है कैपिटल फॉर्मेशन। इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में भी जाना जाता है। कुछ भी जो आज हम खर्च करते हैं जिसका फायदा हमारे फ्यूचर पर आएगा, वो सारे गुड्स इसमें आते हैं, जैसे कि हाउसिंग कंस्ट्रक्शन हुआ, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, यहाँ तक कि इन्वेंट्री भी जो होती है फैक्ट्रीज में वो भी कैपिटल में जोड़ी जाती है। ये प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर्स के लिए एक ही जगह जोड़ दिया जाता है। और चौथा सबसे बड़ा कंपोनेंट है नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, यानी कि हम जितना माल एक्सपोर्ट करते हैं, कितना हम इंपोर्ट करते हैं, इसको घटा दिया जाता है, और वो अगर प्लस माइनस जो भी फिगर आता है वो जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है। अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा और इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा। इस एक ही ग्राफ से आपको ये पता चल जाएगा कि बीजेपी सरकार या मोदी सरकार की जो विकास की कहानी है वो हमें कहाँ ले जा रही है। इस ग्राफ में हम देखेंगे कि ये जीडीपी के चारों कंपोनेंट्स हैं, इनका कितना कंट्रीब्यूशन है उस साल की जीडीपी में। ये डेटा मैंने प्लॉट किया है 2011-12 से लेकर 2021-22 तक। दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स, ये ग्रे लाइन दिखाता है। ये 11-12 में 34.3% इसका कंट्रीब्यूशन था। डिमोनेटाइजेशन आते आते ये 30.8 हो गया और पिछले साल 32.5 था। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे देश में हो रहा है फिक्स्ड कैपिटल के तौर पर, वो भी अब धीरे धीरे कम हो गया है। तो इन्वेस्टमेंट्स में भी धीमापन नजर आता है। इन्वेस्टमेंट होता है नई चीजें बनाने में, रोड्स, ब्रिजेस, सड़कें, एयरपोर्ट, स्टेशन। तीसरा है सरकारी कंजम्पशन। ये 2011-12 में 11.1% था। डिमोनेटाइजेशन के बाद 9.8% हो गया और अभी भी ये 10.7% है। और एक्सपोर्ट्स जो 11-12 में 24.5% थे, डिमोनेटाइजेशन आते आते कम हो गए 20.2%, और अभी भी ये केवल 21.5% हैं। इसके साथ साथ इंपोर्ट्स उस समय बहुत ज़्यादा थे, तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा थीं, ये थोड़ा कम हुआ इंपोर्ट्स, लेकिन अब फिर से ये इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं और इनका नेगेटिव इम्पैक्ट अब हो गया है 26.3% का। नेट ऑफ इंपोर्ट्स हमारे यहाँ हमेशा से एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ही रहा है, और जब तक हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे हमारी जीडीपी तेजी से नहीं बढ़ सकती है। ये जो मैंने आपको डेटा दिखाया है ये है इन कंपोनेंट्स का कंट्रीब्यूशन। याद रखिएगा जीडीपी तो बढ़ती गई है। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बहुत कुछ निर्भर हैं डॉलर के एक्सचेंज रेट पर। 11-12 में $1 की कीमत थी लगभग 50 रुपए से थोड़ी ऊपर। ये 21-22 में हो गई थी करीब करीब 76 रुपए। आज शायद ये 81 रुपए के ऊपर भी है। तो हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, हालांकि एक्सपोर्ट्स में फ़ायदा होता है, लेकिन जब इंपोर्ट ज़्यादा हो तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, जीडीपी एक व्यापार से एक लिंक्ड आंकड़ा है। इसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, खरीदारी, कैपिटल गुड्स, ये सारी चीज़ें एक देश की इसमें आती हैं। इसमें अमीरी, गरीबी, ये सारी चीज़ें मेजर करने का कोई भी इसमें आंकड़ा नहीं है। जीडीपी के संदर्भ में अगर कोई आंकड़ा ऐसा है जो कि वेल्थ से, संपत्ति से जुड़ा हो, वो भी बहुत दूर से, मेरे हिसाब से वो भी नहीं होता है। वो है पर कैपिटा जीडीपी, जो कि एक तरह का एक फील गुड फैक्टर है।
वो जीडीपी को लेकर किसी भी देश की वहाँ की जनसंख्या से उसको डिवाइड कर देते हैं, फिर जो आंकड़ा आता है उसको पर कैपिटा जीडीपी बोलते हैं। तो एक तरह से ये है भागीदारी उस देश की, उन नागरिकों की जो कि वहाँ के बिजनेस को वो सपोर्ट करते हैं। और फिर भी इसमें अमीरी गरीबी नहीं होती है, लेकिन एक तरह से जैसा मैंने कहा एक फील गुड फैक्टर होता है कि अगर हमारी पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रही है तो यहाँ पे लोगों की खुशहाली बढ़ती जा रही है। तो इस अंतिम सेक्शन में मैं बात करूंगा पर कैपिटा जीडीपी की, और ये हम देखेंगे कि ये भी एक तरह से गलत तरीके से यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे पॉलिटिशियंस भी, सरकार और जितने भी ये एनालिस्ट हैं वो जनता को एक तरह से गुमराह भी करते रहते हैं। फर्क आप जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस और जीडीपी एट करंट प्राइसेस ये आप समझ लीजिए। करंट प्राइस जीडीपी होता है कि इस साल की जो भी प्राइसेस है और उस पर जो भी ट्रेड हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो सबको हम टोटल करके और बड़ी आसानी से इस साल की जीडीपी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमको इस साल की जीडीपी को पिछले साल की जीडीपी से कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि इस बीच महंगाई बढ़ गई होती है, डॉलर फ्लक्चुएशन होता है और भी कई सारे इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए एक कॉन्सेप्ट होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। उसका बेस ईयर फिलहाल 2011-12 माना जाता है, और ये सरकार बीच में चेंज भी करती रहती हैं, थोड़ी थोड़ी सालों बाद ये बेस ईयर चेंज हो जाता है। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस होता है कि इस साल की जीडीपी को हम 2011 और 12 की जो प्राइसेस थी वो मान के कंप्यूट करते हैं। और इससे क्या होता है, जितने भी इफेक्ट्स हैं इन्फ्लेशन के, फ्लक्चुएशंस के, वो सब निकल जाते हैं, और फाइनली वही बचता है जो कि रियल टर्म्स में जीडीपी बढ़ी होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आज आपने एक 2 बेडरूम फ्लैट खरीदा 50 लाख का। तो जब हम कांस्टेंट जीडीपी से इसे कंप्यूट करेंगे तो हम जाके देखेंगे 11-12 में इसकी कीमत कितनी थी। मान लीजिए 30 लाख थी, तो वो 30 लाख ही वो वहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो जब तक नंबर ऑफ फ्लैट्स नहीं इंक्रीज होंगे, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तब तक वो जीडीपी फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन की नहीं बढ़ेगी। तो याद रखिए कांस्टेंट प्राइस जीडीपी तब यूज करते हैं जब कंपेयर करना हो, पुराने सालों से उसको कंपेयर करना हो और ग्रोथ वगैरह निकालनी हो। करंट प्राइस जीडीपी हमेशा हमारे पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं, और ये जितने भी फिगर्स हैं 5 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, 26 ट्रिलियन, ये सब जब वो रेफर कर रहे हैं तो वो उस साल की, जो आगे फ्यूचर में अभी आएगा, उस साल की करंट जीडीपी का रेफरेंस देते हैं। तो उस समय याद रखिए इन्फ्लेशन भी जुड़ा होगा, फ्लक्चुएशन भी जुड़े होंगे, महंगाई वगैरह सब जुड़ी होगी, और तब जाके वो फिगर आपको 7, 10, 15, 20 ट्रिलियन का बताया जा रहा है। इस ग्राफ में मैंने दोनों तरह की जीडीपी को प्लॉट किया है। 2011-12 से ये शुरू होता है और 2021-22 तक का यहाँ पर डेटा प्लॉट किया है। क्योंकि 2011-12 से ये बेस ईयर है, इस समय दोनों जीडीपी बराबर हैं 1.72 ट्रिलियन। उसके बाद अगर आज आप फिगर देखें पिछले साल का, तो हमारी जीडीपी थी 3.12 ट्रिलियन। ये थी करंट जीडीपी। उससे पहले साल में थी 2021 में 2.7 ट्रिलियन, ये भी उस साल की करंट जीडीपी थी। नीचे नीले रंग की बार दिखाता है ये कांस्टेंट जीडीपी है, और आप देखेंगे ये कितने धीरे धीरे बढ़ता है, और ये पिछले साल थी 1.94 ट्रिलियन। उससे पहले साल थी 1.85 ट्रिलियन। तो करंट जीडीपी और कांस्टेंट में हमेशा एक बहुत बड़ा अंतर रहेगा, और ये अंतर वही है जिसको आप महंगाई से इसको रिलेट कर सकते हैं। मैं ये फिगर्स आपको ट्रिलियन डॉलर्स में इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक तो करोड़ में लिखने में और बोलने में ये बहुत लंबा फिगर होता है, और दूसरे आजकल हर कोई भारत की इकोनॉमी को ट्रिलियन डॉलर्स में ही
आजकल बोलते हैं। एक और चीज़ आप नोट करिए कि पिछले साल हमारी कांस्टेंट जीडीपी थी 1.94 ट्रिलियन, और यही जीडीपी, कांस्टेंट जीडीपी 2016-17 में लगभग इसके बराबर थी 1.9 ट्रिलियन। तो पिछले 6 सालों में रियल टर्म्स में हमारी जीडीपी बढ़ी ही नहीं है। इनफैक्ट बीच में कोरोना के और डिमोनेटाइजेशन के टाइम में ये नीचे भी आई है, लेकिन महंगाइयाँ बढ़ती गई। और इसीलिए ये कहा जाता है कि हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, क्योंकि रियल टर्म्स में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। जीडीपी को अगर हम उस वर्ष की औसतन जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा जीडीपी निकल आती है, और ये दोनों कांस्टेंट और करंट के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। पिछली जगहों की जनसंख्या तो मालूम ही है। आने वाले सालों के लिए भी सरकार ने एक प्रोजेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन निकाली है, और इसी को इस्तेमाल करके मैंने सन 2047 तक की पॉपुलेशन का अनुमान लगाया है। हमारी जनसंख्या की ग्रोथ रेट निरंतर कम होती जा रही है, और शायद सन 2060 या 70 के दशक के बाद ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि जनसंख्या कम होने लगेगी। 2005 के बाद का हर साल की जीडीपी लेकर 2022 तक मैंने एवरेज ग्रोथ रेट जीडीपी का निकाला है, और उसी से आगे के प्रोजेक्शंस किए हैं। तो आने वाले 25 सालों में अगर दुनिया का बिहेवियर वैसा ही रहा, उसी तरह लड़ाइयाँ होती रहीं, उसी तरह से ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स आते रहे, तो ये केवल एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है। इसके हिसाब से 2047-48 के आसपास हम 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी क्रॉस कर लेंगे, लेकिन रियल टर्म्स में कांस्टेंट जीडीपी उस वक्त करीब करीब 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स होगी। और इसी तरह से पॉपुलेशन का प्रोजेक्शंस इस्तेमाल करके हमारी पर कैपिटा इनकम, जो करंट वैल्यू उस समय $9,605 होगी सन 2048 में, और रियल टर्म्स में कांस्टेंट जीडीपी के हिसाब से लगभग $2,300 के आसपास रहेगी। तो ये है आज के डिस्कशन की समरी। 2022 में हमारी जीडीपी थी 3 ट्रिलियन डॉलर्स, 2030 में लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचेगी, ना कि 2025 में जैसा कि हमारे पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं। 2041 में ये 10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंचेगी, और सन 2048 में ये करीब 15-16 ट्रिलियन डॉलर पहुंचेगी। रियल टर्म्स में ये बहुत ही धीरे बढ़ेगी, और केवल 2048 में ये 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास ही रहेगी। और यही वजह है कि हमारे आसपास जैसा कि आज गरीबी हम देख रहे हैं, इसमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, हमारे एयरपोर्ट्स अच्छे हो जाएंगे, हमारी सड़कें अच्छी हो जाएंगी, बिजली सबको मिलने लगेगी, लेकिन जो वो 30-40% बीपीएल फैमिलीज हैं, वो अमीर होना उनके लिए बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। और अगर कुछ बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस करने हैं हमारी इकोनॉमी में, तो फिलहाल ये सरकार, मोदी सरकार, तो इसमें सक्षम नज़र नहीं आती है। तो आज का एपिसोड बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।